हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ज़फ़र अली। इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट हम कर रहे थे, उसका पार्ट वन। आज इसका पार्ट टू करेंगे। पार्ट वन में हमने ये पढ़ा था कि ये जो ज्यूज़ हैं, यहूदी, ये कौन हैं, इनका प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ क्या लिंक है। और उसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ही है टू सन्स। एक का नाम था इसहाक और दूसरे का नाम था इस्माइल। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इस्माइल अलैहिस्सलाम से आगे इनकी औलाद में अरब हैं, और इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद हैं याकूब अलैहिस्सलाम, जिनका जिनका दूसरा नाम इसराइल भी है। याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल भी है। तो इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल भी कहते हैं। और याकूब अलैहिस्सलाम के जो ही है 12 सन्स, उनमें से एक था यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खुद भी पैगंबर थे। तो ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि वो कौन सा पैगंबर था कि जो खुद भी पैगंबर थे, उनके वालिद भी पैगंबर थे, उनके ग्रैंडफादर भी पैगंबर थे और उनके ग्रेट ग्रैंडफादर भी। तो वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है कि ये खुद भी पैगंबर हैं, उनके जो फादर हैं वो भी पैगंबर हैं, उनके ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो अच्छा, उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि फ़लस्तीन की जो लैंड है, इसको होली लैंड कहा जाता है। इसको होली लैंड क्यों कहा जाता है, उसमें हमने पढ़ा था कि इसको होली लैंड इस वजह से कहा जाता है क्योंकि फ़लस्तीन में एक सिटी है यरूशलेम। और यरूशलेम के हमने 4 क्वार्टर्स पढ़े थे। ये 4 क्वार्टर्स क्या हैं, उनमें हमने एक क्वार्टर पढ़ा था मुस्लिम क्वार्टर, और दूसरा था जूइश क्वार्टर, तीसरा क्रिश्चियन, और चौथा अर्मेनियन क्वार्टर। अब इसको होली लैंड इस वजह से फ़लस्तीन को कहते हैं क्योंकि इस फ़लस्तीन में एक मुसलमानों की मस्जिद है जिसको मस्जिद उल अक्सा कहा जाता है। ये मस्जिद अक्सा है। मस्जिद अक्सा के साथ मुसलमानों की दूसरी साइड डोम ऑफ रॉक। और जो जूज़ हैं उनका है, उनका टेंपल था। टेंपल था, अभी नहीं है, टेंपल अभी इनका डिस्ट्रॉय हो गया है। उस टेंपल की एक रिटर्निंग वाल मौजूद है जिसको वेस्टर्न वाल कहते हैं। ये इस जगह पे इस वजह से इसको जूश क्वार्टर कहते हैं। और क्वार्टर का मतलब क्योंकि यरूशलेम के 4 ओल्ड सिटी के 4 हिस्से हैं। एक हिस्सा, एक क्वार्टर मुसलमानों का, एक क्वार्टर जूज़ का है, और 2 क्वार्टर क्रिश्चियंस के हैं। अच्छा, कल वाले लेक्चर में मैंने टेंपल माउंट का नहीं बताया था। टेंपल माउंट क्या है? ये टेंपल माउंट ओल्ड यरूशलेम, जिसमें ये 4 क्वार्टर्स हैं, ये सारा एक छोटी सी पहाड़ी है या टकरी है छोटी सी। उस टकरी पे ये सारी वेस्टर्न वॉल भी है, मस्जिद अक्सा भी है, डोम ऑफ रॉक भी है। तो इसको टेंपल माउंट कहते हैं, या इसको मुसलमान हरम अल शरीफ कहते हैं। हरम अल शरीफ। इसको मुसलमान हरमल शरीफ कहते हैं। और वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको टेंपल माउंट कहा जाता है। टेंपल माउंट पे ही मस्जिद अक्सा लोकेटेड है, ये वेस्टर्न वॉल लोकेटेड है, और उसके अलावा डोम ऑफ रॉक लोकेटेड है। अच्छा, उसके बाद क्रिश्चियन क्वार्टर में हमने पढ़ा था, एक चर्च है इनका, उस चर्च को कहते हैं सेपलशर। SEPUL, सेपलशर। सेपलशर चर्च क्या है वो हमने कल पढ़ा था कि सेपलशर जो है, सेपलशर एक वो जगह है जहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाई किया गया था। क्रूसीफाई उस ज़माने में जैसे फांसी दी जाती है, आज के ज़माने में फांसी, उस ज़माने में फांसी जो थी वो जिस तरह दी जाती थी उसको क्रूसीफाई कहना करना कहते थे। तो ईसा अलैहिस्सलाम को जो सलेब पे चढ़ाया गया था, क्रूसीफाई किया गया था, वो क्रूसीफिकेशन उनकी जो है वो जिस जगह पे हुई थी वो जगह यहाँ पे थी। इस जगह पे क्रिश्चियंस का एक चर्च है जिस चर्च को कहते हैं चर्च ऑफ होली सेपल्चर। और इस चर्च के लिए कहते हैं कि चर्च ऑफ होली सेपल्चर इज़ द होलीएस्ट साइट ऑफ क्रिश्चियनिटी। अच्छा, तो अब इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि क्रिश्चियंस की होलीएस्ट साइट जो है वो इसमें है, यरूशलेम में है या फ़लस्तीन में है। इसी तरह जूज़ की भी होलीएस्ट साइट जो है वेस्टर्न वॉल, वो भी इसमें यरूशलेम में या फ़लस्तीन में है। और मुसलमानों की थर्ड होलीएस्ट साइट जिसको मस्जिद अक्सा कहते हैं, या जिसको टेंपल माउंट पे ये जगह है, हरमल शरीफ शरीफ है मुसलमानों का, जहाँ से जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे। तो वो जगह जो है वो भी लोकेटेड इसी जगह पे। तो इस वजह से इसको कहते हैं कि फ़लस्तीन इज़ होली लैंड। अच्छा, अब दुनिया में दूसरे भी काफ़ी मज़ाहब हैं, जैसे बुद्धिज़्म एक बहुत बड़ा रिलीजन है साउथ ईस्ट एशिया में। और उसके अलावा हिंदुज़्म हिंदुज़्म भी पुराना मज़हब है, और इसमें इसके भी जो है वो काफ़ी फॉलोअर्स हैं। इंडिया की आबादी जो है वो तकरीबन 1 अरब और 30 करोड़ के करीब है। तो मोस्ट ऑफ देम 20-25 करोड़ मुसलमान हैं, बाकी मोस्ट ऑफ देम आर हिंदूज़। अच्छा, और तीसरा रिलीजन है ज़ोरोआस्ट्रियन रिलीजन। कहने का मकसद है कि काफ़ी दुनिया में रिलीजन्स हैं, उनमें जो सामी मज़हब हैं, ये भी कल हमने डिस्कस किया था कि जो सामी मज़हब हैं वो सामी मज़हब 3 हैं। एक सामी मज़हब या जिनको सेमेटिक रिलीजन कहा जाता है, ये 3 है। एक इस्लाम है, और दूसरा जो है वो क्रिश्चियनिटी। इस्लाम इज़ अ सेमेटिक रिलीजन, क्रिश्चियनिटी इज़ ईसाइयत, इट इज़ अ सेमेटिक रिलीजन। और तीसरा जो है वो जुडाइज़म, जिसको यहूदियत कहते हैं। जुडाइज़म इट इज़ आल्सो अ सेमेटिक रिलीजन।
अच्छा, अब इन तीनों में जो है वो कनेक्शन क्या है, इस्लाम, जुडाइज़्म और क्रिश्चियनिटी में? इन तीनों में कनेक्शन ये है कि इन तीनों में जुडाइज़्म और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इनमें पैगंबर आए थे, जिनको इनके पैगंबरों को, जुडाइज़्म के पैगंबर जो हैं या क्रिश्चियनिटी के या इस्लाम के, वो सिमिलर है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को मुसलमान भी मानते हैं, उनको यहूदी भी मानते हैं। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम को मुसलमान भी मानते हैं, क्रिश्चियंस भी मानते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इन 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 तीनों मज़हबों को जो है वो इल्हामी किताबें मिली थी, जिसकी वजह से ये तीनों मज़हब जो है वो सेमेटिक रिलीजन या इनको सामी मज़हब कहा जाता है। अच्छा, अब ये तो कल के लेक्चर की समरी थी। ये एक सिर्फ समरी तकरीबन 7 मिनट की हो गई। पर समरी देना भी लाजमी होता है, क्योंकि फिर पता चलता है कि वो जो कंटिन्यूटी है वो कंटिन्यूटी जो है वो बरकरार रहती है। तो अब इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं कि हम पीछे फिर वापस जाएंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो फ़लस्तीन की लैंड है, फ़लस्तीन की, ये आज का जो इसराइल और फ़लस्तीन, इसका नक्शा है, रक्सा नक्शा। अब फ़लस्तीन की जो लैंड है, जिसको होली लैंड भी कहा जाता है, जिसको केनान भी कहा जाता है, जिसको लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी भी कहा जाता है, इसके काफ़ी नाम है। इसको लेवांट भी कहा जाता है, इसको किंगडम ऑफ जूडा एंड समारिया भी कहा जाता है। इसके काफ़ी बहुत ज़्यादा नाम है। तो फ़लस्तीन की जो आज आज का जो फ़लस्तीन है वो किस तरह है कि एक कंट्री है जिसका नाम इसराइल है। इसराइल जो है, इसमें दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट का नाम है गज़ा स्ट्रिप, और दूसरे पार्ट का नाम है वेस्ट बैंक। गज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक, ये जो दोनों पार्ट्स हैं, ये 1948 में ये दोनों पार्ट्स मिले थे मुसलमानों को, फ़लस्तीनियंस को। मतलब ये फ़लस्तीन है, ये जो रेड दो स्ट्रिप्स हैं ये फ़लस्तीन है। और 1948 में जो रेजोल्यूशन था उसके हिसाब से ये जो ग्रीन है, ग्रीन शेड्स हैं, ये सारा इसराइल है। अच्छा, अब पोजीशन क्या है? ये तो 1948 में ये तय हुआ था कि जो वेस्ट बैंक है और गज़ा स्ट्रिप, ये फ़लस्तीनियों का कंट्री है, जिसको फ़लस्तीन मुल्क कहेंगे, और जो ग्रीन है वो इसराइल मुल्क है। अब कंडीशन ये है कि फ़लस्तीन को 1948 में यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन में इस फ़लस्तीन को, ऐसे फ़लस्तीन इस फॉर्म में तो बनाया गया था, पर इस पूरे फ़लस्तीन पे भी कब्ज़ा है। तो इसका मतलब ये है कि हम वेस्ट बैंक में भी डॉट्स दे रहे हैं ग्रीन कलर की डॉट्स का मतलब क्या है कि वेस्ट बैंक पे भी कब्ज़ा है इसराइल का। और गज़ा स्ट्रिप पे कब्ज़ा तो खैर नहीं है, पर गज़ा स्ट्रिप पूरा इसराइल ने ब्लॉक किया हुआ है। तो ये ब्लॉक्ड है, तो ब्लॉक्ड है इसका मतलब तो फिर ये भी समझे कि कब्ज़े में ही हो गया। कहने का मकसद ये है कि फ़लस्तीन जो है वो सिर्फ नाम का फ़लस्तीन है, इट इज़ नॉट अ कंट्री। ये कोई कंट्री नहीं है फ़लस्तीन। फ़लस्तीन को फ़लस्तीन अथॉरिटी कहते हैं, और फ़लस्तीन यूएनओ का मेंबर भी नहीं है। अच्छा, अब इसके साथ साथ एक और बात कि इसराइल को तकरीबन दुनिया के 164 कंट्रीज़ इसराइल को रिकगनाइज़ करते हैं। और जो फ़लस्तीन 1948 में फ़लस्तीन बना था, इस फ़लस्तीन को जो है वो फ़लस्तीन को 138 कंट्रीज़ रिकगनाइज़ करते हैं। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझने के पॉइंट है। ये फ़लस्तीन को तकरीबन यूएनओ के जो टोटल मेंबर्स हैं 193 हैं, या 194 होंगे। 193 मेंबर्स में से फ़लस्तीन को रिकगनाइज़ करते हैं 138, और इसराइल को रिकगनाइज़ करते हैं 164। अब मज़े की बात यह है कि इस फ़लस्तीन को जो 138 कंट्रीज़ रिकगनाइज़ करते हैं, मानते हैं कि इट इज़ अ कंट्री, उनमें अमेरिका नहीं है, यूएस नहीं है। और यूएस जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल, जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल, उसका परमानेंट मेंबर है। तो अगर कोई एक परमानेंट मेंबर, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? परमानेंट मेंबर्स में एक यूएस, अमेरिका, और दूसरा यूके, तीसरा फ्रांस, रशिया और चाइना। ये 5 मेंबर्स हैं जिनको यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर्स कहा जाता है, या फिर ये कहा जाता है कि इनके पास वीटो पावर है। यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया, ये 5 कंट्रीज हैं, इनको वीटो पावर कहा जाता है। अगर कोई नया कंट्री बनता है दुनिया में, तो उसको अगर यूनाइटेड नेशंस में मेंबरशिप लेनी होती है, तो मेंबरशिप लेने के लिए जो ये 5 वीटो पावर्स हैं, इन 5 के 5, जब ये 5 के 5 वीटो पावर्स मानेंगे, तब जाके वो कंट्री यूएनओ का मेंबर बनेगा। अब फ़लस्तीन के केस में क्या पोजीशन है? फ़लस्तीन के केस में ये पोजीशन है कि फ़लस्तीन को वीटो पावर्स में से 2 कंट्रीज ऐसे हैं जो नहीं मानते। एक अमेरिका, अमेरिका फ़लस्तीन को रिकगनाइज़ नहीं करता, और दूसरा कंट्री है यूके। यूके भी जो है वो फ़लस्तीन को रिकगनाइज़ नहीं करता। तो चाहे यूके नाम भी होता, सिर्फ अमेरिका ही होता, फिर भी फ़लस्तीन का जो केस है वो नहीं हो सकता, क्योंकि
अमेरिका एक वीटो पावर है, और अमेरिका हमेशा जब भी फ़लस्तीन की मेंबरशिप की बात आती है यूएनओ में, तो उसको वीटो कर देते हैं अमेरिका वाले। इस वजह से फ़लस्तीन एक प्रॉपर कंट्री, फुली रिकग्नाइज कंट्री नहीं बन पा रहा अभी तक। और अभी भी अगर आप यूनाइटेड नेशंस के मेंबर कंट्रीज की लिस्ट देखेंगे तो उसमें फ़लस्तीन नज़र नहीं आता। इसी तरह ताइवान, जैसे ताइवान दुनिया का बहुत बड़ा मशहूर कंट्री है, पर ताइवान भी जो है वो भी यूएनओ का मेंबर नहीं है, क्योंकि चाइना वीटो पावर है, चाइना उसको रिकग्नाइज नहीं करता। मेरे ख्याल में रशिया भी नहीं करता होगा, क्योंकि चाइना और रशिया एक ही बात है। अच्छा, अब फिर हम ये कह सकते हैं कि इसराइल को भी तो सारे 193 कंट्रीज तो नहीं मानते। इसराइल को भी 164 कंट्रीज मानते हैं। यूएनओ के तो मेंबर 193 हैं। तो इसराइल को ये फ़ायदा है कि इसराइल को कंट्रीज जो है वो जो 164 है उनमें 5 के 5 जो परमानेंट मेंबर हैं वो सारे मानते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, जिसकी वजह से इसराइल एक प्रॉपर कंट्री है, उसमें मुल्कों के एम्बेसीज हैं, हर चीज़ है। और इसराइल जो है वो यूएनओ का मेंबर भी है। इसराइल का प्रेसिडेंट जनरल असेंबली में जाकर तकरीरें भी करता है, बिकॉज इसराइल इज़ अ फुल मेंबर ऑफ यूएनओ और फ़लस्तीन इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ यूएनओ। तो इस वजह से हम फ़लस्तीन को एक प्रॉपर कंट्री नहीं कहेंगे, फ़लस्तीन इज़ अ अथॉरिटी। ये अभी तक कंट्री नहीं बन सका। कंट्री इस वजह से नहीं बन सका क्योंकि अमेरिका इसराइल की सपोर्ट में हमेशा वीटो कर देता है फ़लस्तीन को। इसराइल की सपोर्ट में क्यों? क्योंकि जो वेस्ट बैंक और गजा स्ट्रिप, इस पर कब्जा किया हुआ है, इसराइल ने 1967, जिसको 6 डे वार कहते हैं, उसके बाद से कब्जा है। तो 6 डे वार तो हम आगे पढ़ेंगे, इस वजह से इसको। अच्छा, अब हम थोड़ी सी जाग्राफ़ी भी देखेंगे फ़लस्तीन की। फ़लस्तीन जो है वो मिडिल ईस्ट का पार्ट है। मिडिल ईस्ट किसको कहते हैं? अरेबियन पेनिनसुला में जो कंट्रीज़ हैं, ये अरेबियन पेनिनसुला है। ये अरेबियन पेनिनसुला है। अरेबियन पेनिनसुला में ये मुल्क जो है इसका नाम है यमन, यहाँ पे ओमान है, और ये यूएई है, और इधर कतर है, ये बहरीन, और ये कंट्री है कुवैत, ये सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के इस रीजन को कहते हैं हिजाज़, जिसमें हिजाज़ में ये मक्का है, और यहाँ ऊपर मदीना है, ये पूरा सऊदी अरब है। सऊदी अरब के ऊपर ये इराक़ है, और यहाँ पे जॉर्डन है, नाम नहीं लिख रहा क्योंकि जगह ही नहीं है, और ये है इसराइल। या इसराइल के अंदर ही फ़लस्तीन है, जो फ़लस्तीन की जो टेरिटरी हमने वेस्ट बैंक और गजा से पढ़ी। तो फ़लस्तीन को जो है ड्रा करते हैं, या इसराइल को। ये है इसराइल और फ़लस्तीन, जगह थोड़ी है इसलिए। तो ये है जो रेड कलर में, ये फ़लस्तीन या इसराइल है। अच्छा, अब इसके नीचे एक ये पेनिनसुला है, इसको थोड़ा समझना लाजमी है। ये पेनिनसुला है, वाइट जो लाइन्स हैं, वाइट शेड्स, इस पेनिनसुला को कहते हैं सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला, सिनाई डेजर्ट भी यही है, सिनाई पेनिनसुला। इसको पेनिनसुला क्यों कहते हैं? इसको पेनिनसुला इस वजह से कहते हैं क्योंकि पेनिनसुला एक ऐसी लैंड होती है जोग्राफी में कि जिसको दो साइडों से पानी हो। अब आप देखेंगे कि ये गल्फ़ ऑफ सुएज़ है, इसको कहते हैं गल्फ़ ऑफ सुएज़। और इस तरफ भी सी वाटर है, ये भी सी वाटर है, इसको कहते हैं गल्फ़ ऑफ अकबा। गल्फ़ ऑफ अकबा। और नीचे ये सारा जो है वो रेड सी है, ये रेड सी है। अच्छा, अब इस गल्फ़ ऑफ सुएज़ से आगे वो गल्फ़ सुएज़ कैनाल है, ये सुएज़ कैनाल है। सुएज़ कैनाल के नीचे गल्फ़ ऑफ सुएज़ है, गल्फ़ ऑफ सुएज़, और इस तरफ जो है ये गल्फ़ ऑफ अकबा है, और ये सारा रेड सी है। तो अब आप देखें कि जो सिनाई पेनिनसुला है, इसको सिनाई पेनिनसुला को तीनों साइडों से पानी है, और ऐसी लैंड जिसको 3 साइडों से पानी हो, या समंदर हो, सी वाटर हो, तो उसको पेनिनसुला कहते हैं। तो तीनों साइडों से ब्लू कलर का, डार्क ब्लू ये पानी है। इस वजह से जो वाइट शेडेड पोर्शन है, इसको जो है हम कहेंगे इट इज़ अ पेनिनसुला। और इस पेनिनसुला का नाम क्या है? सिनाई पेनिनसुला, या सिनाई पेनिनसुला वाइट। अच्छा, सिनाई पेनिनसुला का भी इस वजह से मेंशन किया है मैंने क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि सिनाई पेनिनसुला पे इसराइल ने कब्जा किया था, इसमें इजिप्ट की जो है वो इन्वॉल्वमेंट थी, इस वजह से। अच्छा, इसी तरह एक और लास्ट चीज़ मैप के हिसाब से, ये मैंने कंट्री बताया था जॉर्डन, ये जॉर्डन है फ़लस्तीन के साथ इसराइल और फ़लस्तीन के बिल्कुल एडजेसेंट बॉर्डर। इस पॉइंट पे जॉर्डन का एक सिटी है गल्फ़ ऑफ अकबा के ऊपर, इसको कहते हैं अकबा सिटी। ये अकबा पोर्ट सिटी है जॉर्डन का। जॉर्डन को उर्दू में उर्दन कहते हैं, उर्दन मुल्क, जिसको अंग्रेजी में जॉर्डन कहते हैं। पेट्रा, पेट्रा एक साइट है जॉर्डन में जो कि पेपर में आती है अक्सर, इट इज़ वेरी फेमस। पेट्रा पुराने ज़माने की बिल्डिंग्स हैं, पत्थरों में घर हैं।
अकबा अकबा सिटी जो है ये भी गल्फ़ ऑफ अकबा के ऊपर है, और अकबा सिटी से ऊपर इसराइल का जो है वो इसराइल की टेरिटरी शुरू होती है। तो ये थी इसराइल और फ़लस्तीन की जोग्राफ़ी, जो कि आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। इसराइल और फ़लस्तीन की जोग्राफ़ी में एक बार फिर से मैं जल्दी जल्दी में रिपीट कर देता हूँ। इसराइल और फ़लस्तीन की जो जोग्राफ़ी है वो किस तरह की है कि अरेबियन पेनिनसुला है, ये अरेबियन पेनिनसुला है। अरेबियन पेनिनसुला में ये सिनाई पेनिनसुला है, ये सिनाई पेनिनसुला है, और सिनाई पेनिनसुला के वेस्ट में गल्फ़ ऑफ सुएज़, ईस्ट में गल्फ़ ऑफ अकबा, यहाँ पे अकबा सिटी, ये जॉर्डन का मुल्क है, ये जॉर्डन का मुल्क है, और ये है फ़लस्तीन और इसराइल, ये है फ़लस्तीन और इसराइल। और इसको जो है वो फ़लस्तीन और इसराइल को नीचे वाली साइड से यहाँ से गल्फ़ ऑफ अकबा लगता है, गल्फ़ ऑफ अकबा जाके रेड सी से मिल जाता है। अच्छा, और ये जो जगह है मैप में, ये हम आगे किसी दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। इस जगह को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदीब, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदीब। जगह नहीं है, मैं स्पेलिंग इस तरफ लिख रहा हूँ, बाबल मंदीब। अच्छा, अब आगे क्या है कि इसमें एक और भी लास्ट पॉइंट है कि हमने लेवांत भी पढ़ा था। एक दूसरा टर्म है मिडिल ईस्ट में, एक फर्टाइल क्रिसेंट है, फर्टाइल क्रिसेंट। ये क्रिसेंट कहते हैं चांद जो होता है पहली दूसरी तारीख का चांद, क्रिसेंट कहते हैं। तो मिडिल ईस्ट में एक लैंड है जिसको फर्टाइल क्रिसेंट कहते हैं। मिडिल ईस्ट पूरे का पूरा डेजर्ट है। मिडिल ईस्ट में ये जो कंट्री, सऊदी अरब, यमन, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, इराक, इसराइल, फ़लस्तीन, इसको अगर आप कंट्री मान रहे हैं, लेबनान हम तो मानते हैं, पाकिस्तान मानता है, और मिडिल ईस्ट में ईरान आता है, मिडिल ईस्ट में इजिप्ट आता है। ये सारे कंट्री जो हैं इन सबको मिला के मिडिल ईस्ट कहा जाता है, या इन सबको मिला के वेस्ट एशिया कहा जाता है। पर मिडिल ईस्ट का टर्म काफ़ी मशहूर है। मिडिल ईस्ट पूरे का पूरा डेजर्ट है। मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा जो कंट्री एरिया वाइज वो सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया पूरा डेजर्ट है। इराक का सदर्न पार्ट पूरा डेजर्ट है। सीरिया का सदर्न पार्ट पूरा डेजर्ट है। कुवैत डेजर्ट है, ओमान डेजर्ट है, यूएई डेजर्ट है, और उसके अलावा कौन से कंट्री, जो भी कंट्रीज है मिडिल ईस्ट में वो सारे के सारे डेजर्ट्स हैं। पर मिडिल ईस्ट में नार्दर्न पोर्शन की तरफ दो रिवर्स आती हैं। एक रिवर का नाम है यूफ्रेट्स और दूसरी रिवर का नाम है टिग्रस। यूफ्रेट्स और टिग्रस, यूफ्रेट्स और टिग्रस को हम उर्दू में कहते हैं, अपनी लैंग्वेज में कहते हैं दजला और फरात। ये इस्लाम में भी काफ़ी फेमस रिवर्स हैं, दजला और फरात। यूफ्रेट्स और टिग्रस रिवर्स जो हैं ये इराक का एक सिटी है जिसका नाम है बसरा। बसरा में आके ये दोनों रिवर्स आपस में मिलेंगी, और बसरा से आगे फिर ये एक रिवर बन जाएगी, और ये एक रिवर आगे इसका नाम चेंज हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा शत्तुल अरब, शत्तुल अरब। शातुल अरब रिवर। तो शातुल अरब क्या है कि जब दजला और फरात, यूफ्रेट्स और टिग्रस, ये दोनों रिवर्स आके बसरा की जगह दोनों मिल जाएंगी, और मिलने के बाद फिर ये एक रिवर हो जाएगी, और उस एक रिवर को कहेंगे शातुल अरब रिवर। तो जो यूफ्रेट्स और टिग्रस और मिडिल ईस्ट में ऊपर इराक, सीरिया और फ़लस्तीन की तरफ दूसरी एक रिवर है, जो कि नक्शों में भी मैं दिखा रहा हूँ कि उस रिवर का नाम है जॉर्डन रिवर। जॉर्डन रिवर, जॉर्डन रिवर में पानी बहुत कम होता है, ये छोटी सी रिवर है। ये जॉर्डन रिवर आके डेड सी में गिरेगी, इसको कहते हैं डेड सी, ब्लैक शेड। ये भी इसराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे इसको कहते हैं ब्लैक सी, ओ सॉरी सॉरी डेड सी, डेड सी। डेड सी दुनिया की डीपेस्ट प्लेस है, ये काफ़ी नीचे है। डेड सी के लिए कहते हैं कि डेड सी का पानी, इसमें सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, नमक की, साल्ट की जो कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। इसमें साल्ट की कंसनट्रेशन इस तरह की है कि अराउंड, अगर आप डेड सी का पानी जो है वो, अगर आप 100 किलो पानी ले रहे हैं तो उसमें से 250 केजी जो है वो 100 किलो पानी में से तकरीबन 25 केजी साल्ट निकलेगा, मतलब 25%, 25% सैलिनिटी। तो सोचेंगे 100 केजी पानी में, जो 150 का 100 केजी पानी है उसमें से 25 केजी साल्ट निकल रहा है, तो साल्ट की कंसनट्रेशन इसका मतलब बहुत ज़्यादा है। साल्ट जो है वो 150 का डिज़ोल्व साल्ट है। डिज़ोल्व साल्ट होने की वजह से 150 का पानी बहुत ज़्यादा थिक होता है। पानी बहुत ज़्यादा थिक होने की वजह से 150 में अगर कोई इंसान इस समंदर में अगर छलांग भी लगा रहा है तो वो इंसान डूबता नहीं है। क्यों नहीं डूबता? क्योंकि पानी की जो डेंसिटी है बहुत ज़्यादा है। जैसे शहद की डेंसिटी होती है, बहुत ज़्यादा होती है डेंसिटी शहद की, जिसकी वजह से जो है वो उसमें शहद में अगर हम कोई हल्की चीज़ हम फेंक दें तो वो नीचे नहीं जाती, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो डेड सी में भी सेम पोजीशन है, और डेड सी जो है वो टूरिस्ट पॉइंट है इसराइल के लिए। डेड सी में जो रिवर आके गिरती है उस रिवर का नाम है जॉर्डन रिवर। ये जॉर्डन रिवर के ऊपर से साल्ट्स लेके आती है और डेड सी में गिरते रहते हैं। तो ये तीन रिवर्स जो हैं, जिनमें यूफ्रेट्स और टिग्रस, ये दोनों मेन रिवर्स हैं। इन दोनों रिवर्स ने जो है वो मिडिल ईस्ट में इस जो ये जो लैंड है इसको जरखेज़ लैंड बनाया है इसने, इन दोनों तीनों रिवर्स ने, जिसकी वजह से इस एरिया को कहते हैं फर्टाइल क्रिसेंट।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ़र्टाइल क्रिसेंट क्या है, मिडिल ईस्ट का फ़र्टाइल क्रिसेंट क्या है, तो आप बताएंगे कि फ़र्टाइल क्रिसेंट जो है वो मिडिल ईस्ट में एक लैंड है, एक एरिया है, जो कि इराक़, उसमें फ़र्टाइल क्रिसेंट में कुछ हिस्सा इराक़ का आता है, उसमें कुछ पोर्शन जो है वो सीरिया का आता है, कुछ पोर्शन उसमें लेबनान, इसराइल, फ़लस्तीन और ये जॉर्डन के पार्ट्स आते हैं। इन सब को मिला के फ़र्टाइल क्रिसेंट कहा जाता है। तो अब ये भी बात क्लियर हो गई कि इसराइल जो है, इसराइल फ़लस्तीन इज़ आल्सो पार्ट ऑफ फ़र्टाइल क्रिसेंट। फ़र्टाइल क्रिसेंट क्या है? फ़र्टाइल क्रिसेंट इस पूरे डेजर्टेड मिडिल ईस्ट में ये फ़र्टाइल लैंड है, ज़रख़ेज़ लैंड है। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। डेड सी भी हो गया क्लियर, जॉर्डन रिवर भी क्लियर हो गई, यूफ्रेट्स भी क्लियर हो गई, टिग्रिस भी क्लियर हो गई, और फ़र्टाइल क्रिसेंट भी क्लियर हो गया, लेवांत भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब आगे हम डायरेक्ट आते हैं, हम पीछे जाते हैं हिस्ट्री की तरफ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मैंने बताया था आपको कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का के ये टू सन्स, उनमें से एक उनका जो बेटा था उसका नाम था इसहाक। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। और इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम। अब ये यहूदी कौन है? ये स्टोरी जो है वो याकूब अलैहिस्सलाम से स्टार्ट होती है। याकूब अलैहिस्सलाम का एक बेटा था, उसका नाम था यहूदा। मैंने कल भी बताया था कि जो कल का लेक्चर था पार्ट 1, उसमें मैंने बताया था कि यहूदा के सॉरी याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उनमें से एक का नाम यूसुफ था। ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पैगंबर हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम। उसके बाद बिन्यामीन, जिसको बेंजामिन कहते हैं, और बाकी जो 12 उनके बेटे हैं उनमें से जो तीसरा हमारे काम का है उसका नाम है यहूदा। और जो याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हैं, इस वजह से कहते हैं कि बनी इसराइलियों के 12 ट्राइब्स, बनी इसराइल या यहूदियों के 12 ट्राइब्स। और उन 12 ट्राइब्स को जो अभी इसराइल की जो पॉपुलेशन है, इसराइल के जो यहूदी हैं, ये सारे उन 12 ट्राइब्स में से ही हैं। और इनको जो मिला के आजकल यहूदी कहा जाता है, यहूदा के नाम पे यहूदी, या अंग्रेजी में इनको जू कहा जाता है, जूस। अब हम इनकी इस जो है ना वो जल्दी जल्दी में थोड़ी सी कहानी है, स्टोरी है इनकी, वो स्टोरी जो है वो डिस्कस करेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, और 12 बेटों में इनकी 4 बीवियाँ थी। एक बीवी का नाम राहील था, दूसरी बीवी का नाम जो है वो, दूसरी बीवी का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा। इनकी जो सबसे प्यारी बीवी थी उसका नाम था राहील, याकूब अलैहिस्सलाम की। याकूब अलैहिस्सलाम की एक बीवी थी जिसका नाम राहील था, 4 बीवियाँ थी इनकी, एक का नाम राहील था। और इनसे जो है वो जो इनको औलाद हुई थी, 2 बेटे, एक का नाम था यूसुफ और दूसरे का नाम था बिन्यामीन। अब ये यूसुफ की जो कहानी है, इसको कुरान पाक ने भी कहा है कि ये एहसनुल कसस, खूबसूरत वाक़या है। ये भी पेपर में पूछते हैं कि वो कौन सी जो है वो कौन सा किस्सा है जिसको कुरान पाक ने खुद कहा है कि ये खूबसूरत किस्सा है, तो ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की वही स्टोरी जो हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि हम 4000 पहले इस्लाम में एक स्टोरी है, कुरान पाक की स्टोरी है, वो क्यों कर रहे हैं? ये स्टोरी हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका डायरेक्ट लिंक है विद आज का जो करंट सिचुएशन है इसराइल में, उसके साथ। इस वजह से ये सारी स्टोरी हम पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि चक्कर क्या है, ये यहूदी कौन है और ये क्यों कब्जा करना चाहते हैं इसराइल पे, और सॉरी फ़लस्तीन पे। अच्छा, अब याकूब अलैहिस्सलाम की बीवी जो थी राहील, इनसे वो ज़्यादा इनका जो लिंक था, जिसकी वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ भी इनका ज़्यादा लिंक था उसकी औलाद से। और दूसरे बेटे जो थे उनसे ज़्यादा प्यार ये करते थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इस वजह से भी प्यार करते थे क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में ही अपने वालिद को ये बताया था कि मैंने एक ख्वाब देखा है कि जिसमें 12 तारे हैं और एक सूरज है, एक चाँद है, वो मुझे सजदा कर रहे हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि इसको जो है वो प्रॉफिट मिलेगा आगे जाके, जिसकी वजह से याकूब अलैहिस्सलाम इनसे प्यार करते थे। उसके अलावा बचपन में ही इनके जो यूसुफ अलैहिस्सलाम इनके अखलाक जो थे वो इस तरह के थे कि सबको पसंद है, जिसकी वजह से याकूब अलैहिस्सलाम इनसे ज़्यादा प्यार करते थे। और फिर वो वही कहानी सबने सुनी होगी कि सब भाइयों ने जो है वो हसद किया यूसुफ अलैहिस्सलाम के। हमारे जो वालिद हैं याकूब अलैहिस्सलाम उस ज़माने में, जो उस ज़माने में फ़लस्तीन को किनान कहा जाता था, किनान में याकूब अलैहिस्सलाम की काफ़ी बड़ी हैसियत थी क्योंकि वो पैगंबर थे, और दूसरी बात कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ग्रांड सन थे, जिसकी वजह से इनको पूरी दुनिया में, उस ज़माने की दुनिया ही थोड़ी थी, आबादी बिल्कुल दुनिया में कम थी। तो वो बेटे जो थे वो चाहते थे कि हमारे वालिद जो हैं वो हमें भी उतना ही प्यार दें जितना यूसुफ को देते हैं, जिसकी वजह से हसद हसद किया और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जाके कुएँ में फेंक दिया। अब फिर ये स्टोरी सबने सुनी होगी कि कुएँ से फिर एक काफ़िला आता है, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाल के चला जाता है, और वो उसको काफ़िला यूसुफ अलैहिस्सलाम को इजिप्ट में ले जाएंगे, मिस्र में। उस ज़माने में मिस्र ऐसे था जैसे आज का अमेरिका है, समझें कि कैलिफोर्निया में चले गए यूसुफ अलैहिस्सलाम। उस ज़माने का समझे कैलिफोर्निया था या लंदन था या सिलिकॉन वैली थी। अच्छा,
अब मिस्र में क्या था, मिस्र में उस ज़माने में जो हुकूमत होती थी वो फ़िरौन की हुकूमत होती थी। फ़िरौन क्या है, फ़िरौन एक्चुअली ये फ़िरौन जो है, ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, उस ज़माने में जो मिस्र का बादशाह होता था उसको फ़िरौन कहते थे, जिसको अंग्रेज़ी में फ़िरौन कहते हैं, फ़िरौन। अच्छा, और ये मतलब इजिप्ट की हाईएस्ट अथॉरिटी फ़िरौन था। फ़िरौन से नीचे, फ़िरौन से जो नीचे जो सेकंड हाईएस्ट पोस्ट थी इजिप्ट में उस ज़माने में, उसको कहते थे, ये हाईएस्ट पोस्ट फ़िरौन की। फ़िरौन किसी एक बंदे का नाम नहीं है, फ़िरौन मिस्र में जो भी बादशाह होता था उसको फ़िरौन कहते थे। जैसे इसके बाद 2-2,500 साल बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म ने जब इजिप्ट को फतेह किया, कांकर किया, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट को भी इजिप्टियंस मिस्र के लोगों ने उनको फ़िरौन का टाइटल दिया था। तो फ़िरौन जो वर्ड है, फ़िरौन वर्ड किसको कहते हैं, फ़िरौन किसी एक बंदे का नाम नहीं है कि जैसे कुरान पाक में जिक्र है जिस फ़िरौन का, तो वो फ़िरौन जो है उस बंदे का नाम नहीं है, फ़िरौन एक पोस्ट है, मिस्र का जो बादशाह होता था उसको फ़िरौन कहते थे। और दूसरी जो सेकंड हाईएस्ट पोस्ट थी मिस्र में, उस पोस्ट का नाम है अजीज़ मिस्र, नाम था अजीज़ मिस्र। तो अजीज़ मिस्र का भी मेरे ख्याल में है जिक्र कुरान पाक में। अजीज़ मिस्र जो थी वो सेकंड हाईएस्ट पोस्ट थी। जैसे आजकल पाकिस्तान में हाईएस्ट पोस्ट प्राइम मिनिस्टर की वज़ीर आज़म, और सेकंड हाईएस्ट पोस्ट जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ समझें, तो ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही फ़िरौन हाईएस्ट पोस्ट, दूसरी जो सेकंड हाईएस्ट वो अजीज़ मिस्र। अब अजीज़ मिस्र उस ज़माने में ये उस ज़माने में हिस्ट्री तो खैर थी नहीं, लिखी नहीं जाती थी। हो सकता है कि ये डिफेंस मिनिस्टर, वो कहते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर और ज़राअत का मिनिस्टर, इन दोनों को मिला के जो जिस बंदे के पास ये दोनों मिनिस्ट्री होती थी उसको अजीज़ मिस्र कहते थे उस ज़माने में। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब इजिप्ट में पहुँचे, काफ़िला उनको ले आया, तो मिस्र का जो अजीज़ मिस्र था उसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीद लिया, और उन्होंने जो है वो अपनी बीवी ज़ुलेखा का भी जिक्र है, ज़ुलेखा को गिफ्ट कर दिया कि आप इसको जो है वो अपना बेटा करके पालो, या जो है घर में जो काम काम वगैरह के लिए रखो, या गुलाम रखो, या जो भी करो। अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए कहते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हुस्न में पूरी दुनिया में मशहूर हैं, कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हुस्न जो है वो ऐसा हुस्न कायनात में किसी के पास नहीं था। तो फिर उसमें कुरान पाक का ये पूरा एक स्टोरी है कि ज़ुलेखा जो है, उन्होंने जब ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वहाँ पे रहेंगे अज़ीज़ मिस्र के घर में, जब वो कुछ नौजवान होंगे, बड़े होंगे उम्र में, तो ज़ुलेखा जो है वो उनको फिज़िकल बुराई करने के लिए माइल करने की कोशिश करेंगी। पर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जैसा कि पैगंबर थे, तो पैगंबर तो इन चीज़ों से पाक होते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने जो है ज़ुलेखा की वो डिमांड नहीं मानी, और ज़ुलेखा की डिमांड नहीं मानने की वजह से फिर ज़ुलेखा ने जो उनको जेल में डलवा दिया। अच्छा, अब ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये सारी स्टोरी हम आज के इसराइल से रिलेटेड स्टोरी कर रहे हैं डिस्कस। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो थे वो जेल चले गए। अब ये जेल जो चले गए, तो जेल में फिर वो रहने लगे। जेल में उनको दो साथी जेल के मिले। उन दो साथियों ने जो है ना अलग अलग ख्वाब देखे दोनों ने। एक साथी ने ये ख्वाब देखा कि मेरे जो है ना वो मेरे सर के ऊपर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ज़ुलेखा की बात ना मानी तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने, और जिसकी वजह से उनको ज़ुलेखा ने इल्ज़ाम लगाया यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पे कि जो है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जो नऊज़ बिल्लाह कोई बुराई करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से फिर अज़ीज़ मिस्र ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल में डलवा दिया। उस ज़माने में जेल को कहते थे ज़िंदान, ज़िंदान में डलवा दिया। और ज़िंदान में जब वो चले गए, जेल में चले गए, तो जेल में उनको काफ़ी साथी मिले जेल में, पर दो ऐसे साथी थे जिन्होंने ख्वाब देखे, जो दोनों ख्वाब अजीब व गरीब थे। एक का ख्वाब यह था कि एक ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बताया कि मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे सर के ऊपर कुछ टोकरा पड़ा हुआ है, उस टोकरे में कुछ ऐसी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें जिसमें से परिंदे आके खा रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं परिंदे खा रहे हैं। और दूसरे साथी ने ये ख्वाब बताया कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं बादशाह जो है फ़िरौन जो है उसके लिए अंगूरों से शरबत निकाल रहा हूँ, और बादशाह को गिलास भर भर के पिला रहा हूँ। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको जब उनके ख्वाब सुने, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आपके ख्वाब की ताबीर बताता हूँ, मसला ही नहीं है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन दोनों को ख्वाब की ताबीर बताई। एक को ये बताया कि भाई तुम्हें जो है वो कल तक फांसी हो जाएगी, और दूसरे को कहा कि तुम्हें कल आज़ादी मिलेगी, और तुम आज़ादी मिलने के बाद जो है आज़ादी तो मिलेगी, पर फिर तुम्हारे नसीब खुल रहे हैं कि तुम जाके डायरेक्ट बादशाह के किचन के मिनिस्टर लगोगे। मतलब बादशाह के खाने पीने का जो मिनिस्टर, उस ज़माने में खाने पीने का भी मिनिस्टर होता था बादशाह का, और ये बहुत बड़ी मिनिस्ट्री होती थी। अब दूसरा दिन जैसे ही आया, तो एग्जैक्टली 100% जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताई थी, बिल्कुल वैसा ही हुआ कि एक बंदे को फांसी हुई। उस बंदे को जो है वो जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बताया था वैसी कंडीशन, उसका जो लाश, उसमें से लाश को परिंदे खा रहे थे ऊपर से, ऐसा ही हुआ। और जो दूसरा बंदा था उसको आज़ादी भी मिल गई, और आज़ादी मिलने के बाद वो डायरेक्ट जाके बादशाह ने उसको अपने पास बुलाया, और उसको कहा कि तुम्हें जो है वो डायरेक्ट बनाते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं किचन का,
तुम जो है वो मेरे खाने पीने का इंतज़ाम करो, स्पेशली पीने वाली चीज़ें, क्योंकि ख्वाब में शरबत था या शराब था। अब जो बंदा आज़ाद हो गया और जाके बादशाह के महल तक पहुंच गया, मिनिस्टर बन गया, उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा कि आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मुझे ख्वाब की ऐसी ताबीर बताई कि मेरे लिए भलाई हो गई, मैं आज़ाद भी हो गया, इस ज़िंदान से भी जान छूट गई, तो आप मेरे लिए कोई हुक्म करें। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो है ना उनको कहा कि बादशाह को, जब बादशाह मिले ना, उनको ये कहना कि बादशाह सलामत, जेल में एक बंदा पड़ा है यूसुफ, जिसका कोई कसूर नहीं है। सिंपल ये बात। अब ये जैसे ही जेल से निकला तो उस ज़माने में पालकियाँ होती थी, पालकी आ गई। पालकी आजकल जैसे प्राडो और रेंज रोवर गाड़ियाँ हैं, ऐसे उस ज़माने में पालकी होती थी। गुलाम आते थे, गुलाम एक वो लकड़ियों का बना हुआ था स्ट्रक्चर, जिस पे कुर्सी पड़ी होती थी और कुर्सी को गुलाम उठाते थे, जो बड़े लोग ऐसे ट्रैवल करते थे। अब जैसे ये मिनिस्टर हो गया आके, तो इससे ये बात ही भूल गई कि मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम का पैगाम फ़िरौन को देना था। उसने पैगाम ही नहीं दिया। इस बात को काफ़ी साल गुजर गए, एग्जैक्ट मुझे सालों का नहीं पता कि 7 साल, 10 साल, 15 साल, नहीं पता, काफ़ी साल गुजर गए। अब क्या है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल पहुंचे थे, जेल में साथी मिले थे, साथियों को उन्होंने ख्वाब बताया था, ख्वाब की ताबीर बताई थी, ताबीर बिल्कुल करेक्ट हुई थी। एक बंदा जो ताबीर में जेल से आज़ाद हुआ था और बादशाह का मिनिस्टर लगा था। बादशाह का मिनिस्टर लगने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको कहा था कि बादशाह को जाके बताना कि यूसुफ जो जेल में पड़ा है इसका कोई कसूर नहीं है, पर वो बंदा भूल गया, उसने बताया नहीं बादशाह को। बादशाह को नहीं बताया, इस बात को काफ़ी साल गुजर गए। काफ़ी सालों के बाद जो फ़िरौन था मिस्र का, उसने ख्वाब देखा। उसने एक रात ख्वाब देखा कि उसने ख्वाब देखा कि कुछ गायें हैं, 7 या 8 गायें, 7 गायें जो बिल्कुल कमज़ोर सी हैं, और दूसरी गायें जो है वो काफ़ी हट्टी कट्टी मोटी गायें हैं। जो कमज़ोर सी गायें वो मोटी गायों को जो खा रही हैं। ये काफ़ी अजीब कि गाय दूसरी गाय को खाती नहीं है। अजीब किस्म का ख्वाब था। बादशाह डर गया, नौजवान उम्र का था, बादशाह डर गया। दूसरे दिन फिर बादशाह ने इसी तरह का अजीब व गरीब ख्वाब देखा, बिल्कुल अजीब। अब जब दूसरे दिन कंसेक्टिव दूसरे दिन बादशाह ने दूसरी रात ख्वाब देखा, तो बादशाह ने वो उसकी जो कैबिनेट है उसको उसी वक्त तलब कर लिया, रात के 2-3 बजे। कैबिनेट आ गई, सारे मिनिस्टर आ गए, अजीज़ मिस्र आ गया। उस ज़माने में अजीज़ मिस्र का नाम था पुतीफारे, इस तरह के नाम होते थे। अच्छा, तो अजीज़ मिस्र भी आ गया, सारे मिनिस्टर आ गए। बादशाह ने कहा कि हमारे जो नजूमी मिनिस्टर, उस ज़माने में नजूमी मिनिस्टर हुआ करते थे, जो नजूमी हैं, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल नजूमी हैं, उनको बुलाओ, उनको कहो कि भाई ये मेरे ख्वाब की ताबीर बताएं। बादशाह काफ़ी गुस्से में था। बादशाह ने कहा अगर ये नजूमी ख्वाब नहीं बताएंगे तो उन्होंने सारी ज़िंदगी बजट खाया, इनको कत्ल करवा देंगे। नजूमियों ने काफ़ी कोशिश की, बड़ा टाइम लगाया उन्होंने कि ये ख्वाब की ताबीर हमें मिल जाए, पर वो ख्वाब की ताबीर नहीं निकाल सके। अब जब वो ख्वाब की ताबीर नहीं निकाल सके तो ये पूरा माहौल जो था महल में वो चल रहा था कि ख्वाब की, बादशाह की ख्वाब की ताबीर, पूरे मिस्र में ये बात चल रही थी कि बादशाह के ख्वाब की ताबीर। तो अब जब ख्वाब की ताबीर की बात हो रही थी और जो बड़े बड़े नजूमी थे जो पूरी दुनिया में उस ज़माने मशहूर थे, वो भी इसका कोई हल नहीं निकाल पा रहे थे, तो फिर जो है याद आ गया इसको, जो मिनिस्टर, किचन का मिनिस्टर लगा था, उसको याद आया कि यार आज से काफ़ी साल पहले जेल में मेरे साथ यूसुफ था, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुझे जो है वो अपने ख्वाब की ताबीर बताई थी और उन्होंने बिल्कुल करेक्ट ताबीर बताई थी। तो अब वो गुलाम कहेगा फ़िरौन को कि बादशाह सलामत, मेरे पास एक बंदा है जो आपके ख्वाब की ताबीर वही बता सकता है। बादशाह ने कहा बुलाओ उसको। यूसुफ अलैहिस्सलाम आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह ने कहा कि मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं ख्वाब की ताबीर नहीं बताऊंगा, मैं वो बताऊंगा जो ताबीर से भी ऊपर की कैटेगरी में। यूसुफ अलैहिस्सलाम से बादशाह ने पूछा कि ताबीर और उसमें क्या फ़र्क है जो आप बता रहे हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ताबीर जो होती है वो ज़रूरी नहीं कि सही हो, जो मैं बात बताऊँगा वो होनी होनी है 100%। तो फ़िरौन जो था उस ज़माने में वो काफ़ी खुश हुआ कि यार ये तो बड़े टाल क्लेम्स कर रहा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर 1 मिनट में उनको ताबीर बता दी। ताबीर वो ऐसी बताई कि बादशाह सलामत को दिल में लग गई कि ये बिल्कुल 100% ऐसा ही है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया कि आपने पहले जो ख्वाब देखा था जिसमें 7 गायें और 7 वो थे, उसमें ये है कि 7 साल मिस्र के जो हैं वो ऐसे आएंगे कि काफ़ी मिस्र में जो नाइल रिवर है उसमें पानी भी बहुत होगा, बारिशें वगैरह भी अगर उस ज़माने में होती तो बारिशें भी होगी, और फसल ज़बरदस्त किस्म का फसल होगा, यील्ड काफ़ी ज़्यादा आएगी। और फिर जो है उससे आगे जो 7 साल आएंगे वो काफ़ी ख़राब आएंगे। मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर क्या बताई कि आपने जो पहली रात ख्वाब देखा था वो ये था कि मिस्र में अभी 7 साल बड़े खुशहाली के आने हैं। उसके बाद जो दूसरी रात आपने ख्वाब देखा था उसका मतलब ये है कि उसके मतलब ये जो खुशहाली के 7 साल गुजर जाएंगे, उसके बाद जो साल आएंगे वो काफ़ी ख़राब होंगे, वो काफ़ी बदहाली के जो है वो साल आएंगे, उसमें कोई बारिश नहीं होगी और दरियाओं में पानी नहीं होगा, फसल नहीं होगा। तो बादशाह ने कहा कि यार ये तो बिल्कुल 100% ठीक आपने ताबीर बताई है। तो बादशाह ने कहा कि इसका हल भी तुम बताओ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा हल इसका बता ही नहीं सकता हूँ, कोई और बता ही नहीं सकता। तो इससे भी बादशाह सलामत काफ़ी इम्प्रेस हुए और उन्होंने, अब क्या हुआ कि जैसे आज नोटिफिकेशन निकलता है, बादशाह सलामत जो फ़िरौन थे उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम का नोटिफिकेशन निकाल दिया। नोटिफिकेशन क्या था
नोटिफिकेशन ये था कि भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो वो खुराक का मिनिस्टर कर दो, फूड मिनिस्टर। अब एक कैदी था जो कि गुलाम बन के आया था मिस्र में, अब वो डायरेक्ट फूड मिनिस्टर, वो मिस्र का समझें कि पाकिस्तान में आप बैठे हैं, यहाँ से आप चले जाएं अमेरिका, अमेरिका में आप जो है वो वाशिंगटन डीसी में वाइट हाउस के सामने आपको घर मिल जाए और आप बाइडन की कैबिनेट में चले जाएं। ऐसा ही उस ज़माने का ये बाइडन था। अब आगे जाके जो अजीज़ मिस्र थे वो बूढ़े हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। अजीज़ मिस्र की डेथ होने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज़ मिस्र हो जाएंगे। कंक्लूजन ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कौन थे? यूसुफ अलैहिस्सलाम बनी इसराइल थे। इसराइल कौन था? इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम कौन था? वो इसहाक का बेटा। इसहाक कौन था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। ठीक है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे वो कहाँ आ गए थे? वो मिस्र में आ गए थे। मतलब उन्होंने अपना फ़लस्तीन, जिसका उस ज़माने में केनान नाम था, वो उन्होंने छोड़ के मिस्र आ गए। मिस्र में आके वो रहने लगे। मिस्र में वो जिंदान में, जेल में रहे। जेल में रहने के बाद वो अजीज़ मिस्र मानो समझे कि बादशाह बन गए। अब ये जैसे ही अजीज़ मिस्र बादशाह बने तो उस टाइम में जो 7 साल आए खुशहाली के, वो बिल्कुल आए जैसे ख्वाब की ताबीर थी, बिल्कुल ऐसे ही हुआ मिस्र में। उसके बाद 7 साल अगले जो आए हैं वो काफ़ी ख़राब आए। अगले 7 साल ख़राब आए तो हमने जो नक्शा पढ़ा, नक्शे के हिसाब से यहाँ पे है इजिप्ट, ये इजिप्ट है। इजिप्ट के साथ ही ये सिनाई पेनिनसुला है, और ये है सिनाई पेनिनसुला, और सिनाई पेनिनसुला के साथ ही ये किनान है जिसको फ़लस्तीन या इसराइल कहते हैं। ये है किनान जिसको आजकल इसराइल या फ़लस्तीन कहते हैं, और ये है इजिप्ट जहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम आ गए थे। अच्छा, मतलब वो कहाँ से ट्रैवल करके आए थे यूसुफ अलैहिस्सलाम? यहाँ से ऐसे ट्रैवल करके इजिप्ट आए होंगे। इजिप्ट की नाइल रिवर, दुनिया की लॉन्गेस्ट रिवर। यूसुफ अलैहिस्सलाम इजिप्ट में आए थे। इजिप्ट में वो अजीज़ मिस्र बन गए। अजीज़ मिस्र बन गए, माना समझें कि सेकंड हाइस्ट अथॉरिटी। अजीज़ मिस्र बनने के बाद वो जो 7 साल मिस्र में जो बदहाली के आने थे, ड्राउट के आने थे, उन 7 सालों में वो ड्राउट जो मिस्र में तो आया, पर मिस्र के एडजेसेंट ही बिल्कुल साथ ही सिनाई पेनिनसुला है। सिनाई पेनिनसुला के ऊपर जो है वो मिडिल ईस्ट का ये कंट्री है केनान। उस ज़माने में केनान में भी यही हालत थी कि केनान में भी गंदम वगैरह या खाने पीने की चीज़ें नहीं थी। तो वो जो हालात ख़राब हुए थे 7 साल, वो सिर्फ मिस्र में नहीं पर एडजेसेंट एरियाज़ में भी हुए थे। तो हालात ख़राब हुए तो केनान में जो याकूब अलैहिस्सलाम थे, उनके आगे जाके वो 12 बेटे थे, उनमें से एक तो आ गया मिस्र में, बाकी 11 बेटे थे उनके, 11 ट्राइब्स बन गए थे। आगे 30-40 साल हो गए थे, सब ने शादियाँ की थी, 2-2 3-3 शादियाँ, तो उनका ख़ानदान काफ़ी बड़ा हो गया। ख़ानदान बड़ा हो गया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने 11 बेटों को कहा कि आप सारे जाओ इजिप्ट में। मैंने सुना है कि इजिप्ट का जो बादशाह है अजीज़ मिस्र है, वो बहुत अच्छा बंदा है और वो आसपास के मुल्कों के गरीबों की हेल्प करता है, तो आप जाके उसको मेरे सलाम भी कहो, बताओ कि मैं इब्राहिम का पोता हूँ और मैं पैगम्बर हूँ, और मुझे हमारे लिए आप जो खाने पीने का कुछ सामान मुहैया करें। अब जैसे ही वो 11 भाई जो हैं वो मिस्र में आए, तो याकूब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जैसे ही उनको मिस्र में देखा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम तो उनको पहचान गए कि ये तो मेरे भाई हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको बुलाया, उनको बताया कि तुम, वो सारी स्टोरी एक बड़ी कहानी है, वो उसको शॉर्ट कर रहा हूँ मैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ? मैं तो आपका भाई हूँ यूसुफ। 11 भाई हैरान हो गए कि तुम तो, हम तुम्हें तुम्हें तो हमने मार दिया था, हमने कुएं में फेंक दिया था, तुम यहाँ पे ऐसे बादशाह बन गए हो कैसे? वो सारी स्टोरी उनको बताई। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब आप वापस जाओ, भाइयों को कहा वापस जाओ, और याकूब अलैहिस्सलाम मतलब वालिद साहब को जो है उसको और पूरे ख़ानदान को, सब के सब सबको ले आओ इधर, क्योंकि अभी इजिप्ट में मैं बादशाह हूँ, यहाँ पे हम अपनी कॉलोनी लगाएंगे और आपको यहाँ पे हर किस्म की सहूलत मिलेगी क्योंकि आप मेरे ख़ानदान के हो। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है कि बनी इसराइल की जो कौम है वो सारी की सारी कौम यूसुफ अलैहिस्सलाम के कहने पे, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइली थे, इसराइल मतलब याकूब अलैहिस्सलाम उनके बेटे थे, उनके औलाद थे। तो ये सारे 11 के 11 जो उसके बेटे और 11 के 11 बेटों की बीवियाँ, उनके बच्चे सारे आ गए कहाँ? इजिप्ट में। ये बनी इसराइली मतलब सारे इजिप्ट में आ गए। अब ये इजिप्ट में रहे होंगे 200 साल 300 साल रहे होंगे। देखें जी, इजिप्ट में यूसुफ अलैहिस्सलाम के कहने पे ये आए थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम उस ज़माने में इजिप्ट के समझे के बादशाह थे, अजीज़ मिस्र थे, और जो फ़रौन था उसके काफ़ी करीब थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। पर आगे जाके डेफिनेटली इंसान की ज़िंदगी ख़त्म होगी, वो फ़रौन भी मर गया होगा, उसकी डेथ हुई होगी। उसके अलावा यूसुफ अलैहिस्सलाम की भी डेथ हुई होगी, याकूब अलैहिस्सलाम की इजिप्ट में डेथ हुई होगी। तो ये सारे जो इनकी डेथ हो गई, तो वो जो 11 भाई इसके आए थे, और जो 12वां यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद उनका ख़ानदान, तो ये 12 के 12 जो थे, आगे जाके जब 200-300 साल गुजरेंगे तो वो जो 12 भाई थे उनका ख़ानदान बड़े बड़े ख़ानदान हो गए, बड़े कबीले हो गए। तो इजिप्ट में ये 12 ट्राइब्स बन गए, बड़े 12 ट्राइब्स बन गए, कबीले, बड़े कबीले।
एग्जैक्टली अब क्या होता है कि इजिप्ट के जो लोग हैं इनके लिए कहते हैं कि इजिप्ट के जो लोग थे फ़िरौन और उनका जो नस्ल थी ये नेग्रोज थे, ब्लैक, जैसे वो सूडानी लोग हैं आज के, सूडानी या कांगो के लोग हैं या रवांडा के या कीनिया के, ऐसे ब्लैक, इनको नेग्राइट्स कहते हैं ब्लैक्स को। और जो ये थे अपना केनानी जो आए थे बनी इसराइली, ये कोकोसाइट्स थे, कोकोसाइट कहते हैं हम सब पाकिस्तानी, इंडियंस, ईरानियंस, मिडिल ईस्टर्न, यूरोपियन, अमेरिकन, ये हम सारे लोग जो एक नस्ल के हैं हमें कहते हैं कोकोसाइट्स। और जो इसमें अफ्रीकन जो ब्लैक पीपल हैं इनको नेग्राइट्स कहते हैं। और जो चाइना के लोग, जापान के चाइनीज़ टाइप जो भी लोग हैं, चाइना के, जापान के, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, फिलिपाइन, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, ये सारे जो चाइनीज़ टाइप लोग हैं इनको मंगोलाइट्स कहते हैं। तो इंसानों के 3 मेजर ऐसे थे, मंगोलाइट्स, कोकोसाइट्स और नेग्राइट्स। तो ये केनानी जो थे ये वाइट थे और वो ब्लैक थे, यहाँ पे आके आबाद हो गए इजिप्ट में आबाद हो गए। तो आगे जाके 200-300-400 साल के बाद इनकी आबादी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आबादी बहुत ज़्यादा होने की वजह से अब मिस्र के जो नेटिव फ़िरौन के ख़ानदान के लोग थे वो ये समझने लगे कि ये बाहर से आए हैं, ये महाजर हैं, ये यहाँ पे आके इनकी आबादी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एग्जैक्टली ऐसे जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तानी लोग कहते हैं कि बाहर से जो महाजर आए हैं। तो इसकी वजह से जो है वो जो बनी इसराइली आए थे बाहर से, उनके और इजिप्ट के जो नेटिव्स थे उनके दरमियान अभी जो वो हालात ख़राब होने लगे। मैं रिपीट करता हूँ कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने 12 भाइयों, 11 भाइयों और याकूब अलैहिस्सलाम और पूरे ख़ानदान को बुलाया था। वो यहाँ पे आके रहे थे। यहाँ पे रहने के बाद कुछ टाइम के बाद 200-300 सालों तक वो रहे। याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इन सब की तो डेथ हो गई होगी, पूरे का पूरा ख़ानदान इनका जो पूरे 12 कबीले बन गए इनके इजिप्ट में। और ये 12 कबीले, इनकी आबादी बढ़ती जा रही थी। आबादी बढ़ने की वजह से इजिप्ट के जो फ़िरौन और फ़िरौन के जो नस्ल के लोग थे, जो मालिक थे इजिप्ट के, वो समझने लगे कि इनकी आबादी बढ़ती जा रही है, तो उनके साथ उनके हालात ख़राब हो गए। अब उनके जब हालात ख़राब होने लगे तो फिर इजिप्ट के जो फ़िरौन और उसके ख़ानदान के जो लोग थे या उसकी नस्ल के जो लोग थे, उन्होंने इन बनी इसराइलियों को तंग करना शुरू किया। उनके लिए हालात ऐसे कर दिए, उनसे गुलामों वाले काम लिए। तो अब उनकी ज़ाहिर सी बात है कि बनी इसराइली याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद से हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ यहूदी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने वादा किया था। तो अल्लाह ताला ने फिर इनमें ही बनी इसराइलियों में जो इजिप्ट में, मिस्र में रहते थे, उनमें एक पैगम्बर पैदा किया जिसका नाम मूसा अलैहिस्सलाम है। अब मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो उनको निजात दिलाएंगे बनी इसराइलियों को। अभी मैं इनको यहूदी नहीं कह रहा, अभी ये बनी इसराइली हैं। उस ज़माने में ये मुसलमान थे क्योंकि इस्लाम तो था नहीं, कुरान पाक आया नहीं था। उस ज़माने में जो भी याकूब अलैहिस्सलाम के दीन पे या यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन पे, वो सारे मुसलमान उस ज़माने के मुसलमान थे। तो ये बनी इसराइली उस ज़माने मुसलमान ही थे। तो ये सारे मुसलमान ही थे, वो इजिप्ट में रह रहे थे। और उनके जब ये मिस्री तंग करे तो फिर इनमें एक पैगम्बर पैदा होता है जिसका नाम मूसा अलैहिस्सलाम है। और मूसा अलैहिस्सलाम इनको निजात दिलाएंगे, इनको वापस जो है अपनी लैंड में केनान में ले जाएंगे, जिसको आजकल हम फ़लस्तीन कहते हैं। ये सारी स्टोरी जो है वो हम अगले पार्ट में स्टार्ट करेंगे। ये पार्ट जो है वो तकरीबन 55 मिनट्स का हो गया है। तो ऐसे वो अपलोड करने में ही मसला होता है वीडियो को। तो इसको अगले पार्ट में फिर हम मूसा अलैहिस्सलाम से कंटिन्यू करेंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको कैसे लीड किया वापस, और ये कैसे फ़लस्तीन में आए। फ़लस्तीन में इन्होंने वहाँ पे यहाँ पे आकर डिफरेंट जगहों पे 12 कबीलों ने 12 जो वो जगहें सेलेक्ट की और वहाँ पे फ़लस्तीन में रहने लगे। और फिर इन 12 कबीलों को आगे जाके दाऊद अलैहिस्सलाम यूनाइट करेंगे। वो दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइली कौम के ही थे, वो उनको यूनाइट करेंगे। फिर इनका टेंपल बनेगा, फिर टेंपल इनका डिस्ट्रॉय होगा, फिर इनका टेंपल फिर से बनेगा, फिर डिस्ट्रॉय होगा। रोमन्स आएंगे और क्रिश्चियनिटी मज़हब आ जाएगा और इनको निकाल देंगे। सारी स्टोरी हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तो पार्ट 3 में इंशाल्लाह। तब तक के लिए थैंक यू।